अभी जैसे मार्केट इतना पैनिकली गिर रहा है, तो क्या ये सही टाइम है कि मैं इसको यहीं से बाय करूं या इसको और नीचे गिरने दूं ताकि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लूप मुझे मिल पाए। 21वीं सदी का एक क्वार्टर खत्म कर चुके हैं हम लोग, ये समझना है। तो आज के ज़माने के सेविंग सॉल्यूशंस अलग हैं। बंदा सिंगल है या वो मैरिड है, तो इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा होना चाहिए? किसी ने 5 करोड़ कमाए, समझो किसी ने 10 करोड़ कमाए, तो उसी को महत्व समझेगा कि उसका कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। 10-15 साल में 1 करोड़ के आसपास तो आपको चाहिए अगर आपको आपके बच्चों का ग्रेजुएशन या फिर एजुकेशन कंप्लीट करना है। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि वी हैव वन ऑफ द फाइन गेस्ट जो आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट द सेशन में कि इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, उसका जो होने का प्रोसेस है, स्टार्ट कहाँ से होगा, पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या इनिशिएट लेना चाहिए। नो मैटर अगर आप बिगिनर हो, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज आपको पता चलेगा कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आपने जो कोई भी प्रोडक्ट ले रखे, जो भी एजेंट्स आपके आसपास घूमते हैं, उनसे उसके कंपेयर में आप ये देखोगे कि क्या मुझे वो लेना सही था या नहीं था। तो इसी के साथ हम हमारे वीडियो को, हमारे सेशंस को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सतीश कामत, मैं हूं आपका होस्ट इस वीडियो के लिए। सर के बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। ये सिद्धार्थ कुलकर्णी सर है, जो कि प्लान बी इन्वेस्टमेंट के फाउंडर है, और यहाँ तक कि उन्होंने 4500 प्लस लोगों को गाइड कर रखा है कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे सही है। और कुछ जो गलतियाँ उन्होंने ढूंढ के निकाले लोगों की, वो आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे कि जो कुछ भी लोगों ने कर रखे वो कितने बड़े मूर्ख थे। ये हमें बातचीत करके पता चला, तो उन्हीं सब पॉइंट्स को धीरे धीरे हम ब्रेक डाउन करेंगे सर। तो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सर आपके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस को, ताकि उनको भी एक आइडिया आ जाए कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो और ये जो सेशन है उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो। Thank you, Satish. I'm really very excited to be here. And I'm a founder of Plan B Investments. Basically, I'm a financial advisor. और पिछले 10 years plus I'm guiding and securing families. Okay, as on date, we have guided and secured more than 4,500 families. तो अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस है, लोगों से बहुत सीखा है, क्लाइंट से बहुत सीखा है, ऐसा है। तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट एंड आई होप एवरीथिंग डेफिनेटली। ये सबको अभी मैं अगर एकदम से स्टार्ट कर दूँ तो आपको भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों से गाइड करवा दूँ जो हमारी ऑडियंस को भी समझ में आ जाए। अभी जब हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना, तो कई लोगों का ये रहता है कि मैं ऑलरेडी SIP कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ, उनको लगता है कि हम इतने नहीं सीधे काफ़ी है। क्योंकि आप अगर यूट्यूब के वीडियोस देख लो या फिर यहाँ वहाँ के सोशल मीडिया देख लो, वहाँ पे क्या हो रहा है कि SIP ले लो, इसके बाद 10-15 साल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। 15 साल के बाद में अगर आप 10,000 से भी स्टार्ट करते हो तो आपके पास में लगभग 4 करोड़ के आसपास का आपको कॉर्पस रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप SWP चालू करो और लाइफ में मज़े से खाओ, आपकी कितनी पुष्टि खाएगी तो भी कम नहीं होगा, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि जो आप म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो, SIP कर रहे हो या फिर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, कुछ तो ऐसा है कि टर्म इंश्योरेंस लेके बैठे 50 लाख का, उनको लगता है वो काफ़ी है उनके लिए। लेकिन अगर हम एक्चुअली जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जितना उसको ज़रूरत है उसका वो 10% भी नहीं। तो हमें यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट तो करो, लेकिन सही जगह पे करो और एक सही अमाउंट के साथ करो। अगर आप SIP भी कर रहे हो तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं ये क्यों देख रहा हूँ। अगर आप मान के चलो कि एजुकेशन के लिए कर रहे हो अपने बच्चों के, तो वहाँ पे जो एक लिमिट होगा आपको समझ में आएगा आपको कि आने वाले 10-15 साल के बाद में अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी एजुकेशन करना चाहती है तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगा कि मेरे को कितना लगेगा पैसा। 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास अगर वो MBBS डॉक्टर कर रही है तो, या फिर वो इंजीनियरिंग कर रही है तो, या कोई ऐसा कोर्स जो आउट ऑफ इंडिया कर रहे हो, आउट ऑफ कंट्री आप कर रहे हो, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। लेकिन आप मोटा मोटी समझो तो आने वाले 10-15 साल में 1 करोड़ के आसपास तो आपको चाहिए अगर आपको आपके बच्चों का ग्रेजुएशन या फिर एजुकेशन कंप्लीट करना है तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि मेरे को अब 1 करोड़ चाहिए। अब अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूँ तो उसने भी मेरे को 1 करोड़ लेके करना क्या? मेरा ये होना चाहिए कि मैं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करूँ जहाँ पे मुझे छोटी छोटी इटरेशन में जो मेरा पेंशन आ रहा है वो तो आएगा ही, उसके अलावा भी कोई फंड अगर मुझे आ रहा है तो मुझे सस्टेन करने में मदद करेगा।
क्योंकि जब आप एज में आ जाओगे, अगर 45, 50, 60 तक पहुंचते हो, अगर मोस्ट ऑफ द लोग आजकल 35, 40 में ही रिटायर हो जा रहे हैं। एक तो हेल्थ इश्यूज, दूसरा लोगों को ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि मुझे काम कितने दिनों तक करते रहना चाहिए। आप अगर देखो हमारे दादा परदादा के ज़माने में ऐसा होता था कि वो 60-70 साल तक काम कर रहे हैं, उसके बाद वो सोचते थे कि रिटायरमेंट लेना है या नहीं, फिर भी वो बेचारे फार्मर अपना हल जोत रहे, काम चालू है उनका, तो उनमें वो क्लैरिटी नहीं था। लेकिन आज लोगों को मार, तो उस मैटर ऑफ टाइम में आपका जो SIP में SWP निकलेगा वो एक छोटा छोटा वह पे भी चल जाएगा। अब हमें ये चीज़ समझना है कि जो यंगस्टर है उसको हमें ये चीज़ कैसे बताएं कि बाबा आप क्या करना चाहते हो, अपना जो गोल है आपने असेस नहीं करके रखा है, बस यहाँ वहाँ की बातें सुन के इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो। तो जब आप किसी से बात करते हो या आपका कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है और आपको बोलता है कि सर मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान फाइनल करके दो, तो आपका क्या अप्रोच रहता है उनको लेके? आप मुझे थोड़ा एक बेसिक एकदम कोर से बताइए ताकि हमारे ऑडियंस को भी समझ में आए ये बात कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर होता है उसको अगर स्टार्टिंग पॉइंट लेना है इन दिस फील्ड, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज उसको उसकी इन्वेस्टमेंट का पर्पस या फिर गोल वो कैसे करना है। अभी आजकल क्या हो रहा है कि लाइफ स्टाइल इतनी फास्ट होती है ओके, अभी जो प्रॉब्लम्स लोगों को 10 साल पहले या 20 साल पहले 50s में आते थे या 40s में आते थे, वो प्रॉब्लम्स आज लोगों को 25-30 भी आते हैं। इट मे बी रिलेटेड टू हेल्थ, it may be related to lifestyle, it may be related to finance, anything, it is applicable to everything. Life इतना fast हो गया उतना unpredictable हो गया lifestyle. Okay, so most important when you are doing any investment, whether it is any asset class, like जैसे आप mutual funds लो, shares लो, कोई gold लो, real estate लो, any asset class, आपका purpose, आपका goal clearly defined होना चाहिए। वो अगर defined नहीं है तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू बेनिफिट्स। ओके, बेनिफिट है मतलब बेनिफिट्स मतलब 3 प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं किसी भी इन्वेस्टर्स की। ओके, पहला एक बेनिफिट ये होता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है या फिर मेरा जो लम्प सम कॉर्पस इन्वेस्ट हो रहा है वो मुझे जब भी जरूरत है वक्त पे काम आता है। आई होना चाहिए, नॉट जस्ट हाई लिक्विड बट प्रॉपरली प्लान होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कोई अगर अर्ली 30s में है, उसका एक फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, ओके, और वो अगर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहा है, तो जब वो उसका बेटा या बेटी एग्जैक्टली जब हायर एजुकेशन परस्यू करेंगे उस वक्त उसको एक अमाउंट आना चाहिए एंड दैट अमाउंट ही मस्ट प्लान फ्रॉम डे 1। वो प्लानिंग लोगों का क्लियर, बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। लोग 20-30s में अगर रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे तो उनके जो लाइफ स्टेजेस है, कोई भी आदमी होता है उसका एक लाइफ स्टेज होता है। लाइफ स्टेज मतलब फर्स्ट यू आर यंग, यू आर सिंगल, देन यू हैव अ फैमिली, देन यू हैव यंगर चिल्ड्रन, देन ओल्डर चिल्ड्रन, देन यू नियर रिटायरमेंट, देन यू आर रिटायर्ड। सो ये जो अलग अलग लाइफ स्टेजेस है ना, अलग अलग लाइफ स्टेजेस में लोगों का थिंकिंग अलग रहता है, ज़रूरतें अलग रहती है। ओके, तो उसके हिसाब से उसका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो हर 7 साल से 10 साल में लोगों का ज़रूरत ही बदल जाता है फाइनेंशियल रिलेटेड। ओके, तो आपकी फ्यूचर ज़रूरत क्या है, आपकी इमीडिएट फ्यूचर मतलब अप टू 3 years, मीडियम टर्म फ्यूचर मतलब 5 to 7 years, एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर मतलब आप बोल सकते हो कि 10 years एंड अबव। ओके, तो आपका ये एटलीस्ट ये टाइम हॉराइजन तो फिक्स होना चाहिए कि आपको कितने समय तक इन्वेस्टमेंट करना है। आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस अगर क्लियर है तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने समय तक निवेशित रहेंगे। अभी अगर कोई बोलता है मैं अगर एक फ्लैट ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे एक फर्स्ट प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 5-7 years हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उनको लगता है वो सेकंड प्रॉपर्टी से उनको रेंट अच्छा खाता है और वो भी फ्लैट ही खरीदते हैं। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सैलरी रहते हैं, अच्छी खासी सैलरी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, उधर रह रहे हैं, दूसरा भी फ्लैट ही है और उसको रेंट पे दिया है। तो उसका पर्पस इमीडिएट सेकंड इनकम है या उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, एग्जैक्टली क्या ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, या सिर्फ सोशल
एंड पीयर प्रेशर की वजह से वो सेकंड फ्लैट खरीद रहा है, उसके बीच में उसको डिफ्रेंसिएशन करने आना चाहिए। हाँ, अदरवाइज सेकंड फ्लैट लेने से अच्छा कई सारे और ऑप्शंस है मार्केट में जिससे उसको अच्छा सेकंड इनकम आता है। टैक्स फ्री सेकंड इनकम आ सकता है, सेट ऑप्शन भी, यस टैक्स फ्री भी आ सकता है, हैसल फ्री आ सकता है। हाँ, तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे मैंने फर्स्ट कहा कि इन्वेस्टमेंट का पर्पस, इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग ड्यूरेशन अगर आपका क्लियर है डे वन से, तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, उस इन्वेस्टमेंट का आपको सही उपयोग होगा। ओके, तो अभी अगर किसी को स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट एनी लाइफ स्टेज, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करना चाहिए था। अभी परसों ही एक क्लाइंट हम लोग मिले थे आपके ऑफिस में, एक क्लाइंट को मिले थे, उन्होंने, उनका एज 45 एंड अबव है, तो उन्होंने ये कहा कि बहुत लेट हो गया मुझे पोर्टफोलियो बिल्डअप करने में। ऐसा कुछ लेट नहीं होता है, नथिंग इज लेट। ओके, आपके पास 20 साल पहले 20 साल पहले 5 साल पहले पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, इतना ऑप्शंस नहीं थे। आज आपके पास पैसा है, आज आपके पास ऑप्शंस है, तो आज ही आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो यहाँ से 10 साल के बाद आपको सोचना है। तो इट इज नेवर टू लेट और नेवर टू अर्ली, टुडे इज द ओनली राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ओके, अगर इसीलिए किसको भी स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट, तो आज सही समय है इन्वेस्ट करने का, और आपका गोल और पर्पस फर्स्ट डिफाइन करो, फिर निवेश स्टार्ट करो। तो ये लेवल ऑफ असेसमेंट आपका क्लियर हो गया कि आपको पहले तो गोल डिफाइन करना है, दूसरा आप अपना टेन्योर डिफाइन कर दो कि कितने दिनों तक मैं इस पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर आप यंगस्टर्स की बात करूँ तो मतलब एक जो उस पर चालू कर लिया था कि SIP 1000-2000 का चालू कर लिया, मुश्किल से वो 5-10 महीने तक उसको सस्टेन कर लेता है, या बहुत हो गया तो 1 से 2 साल। करेक्ट, उसके बाद बंदा बोलता है कि नहीं यार बस हो गया, इसका कोई रिटर्न आ नहीं रहा। अगर आप SIP म्यूचुअल फंड्स की बात करो तो रिटर्न ऐसा झटपट थोड़ी आएगा, ये कुछ ऐसा प्रोसेस थोड़ी है कि मतलब आज मैं डिसाइड करूँ कि मेरे को बेटा चाहिए और कल में बेटा आ जाए। एक प्रोसेस है जो नेचर ने डिफाइन कर रखा है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मार्केट ने भी कुछ चीज़ों को डिफाइन कर रखा है। आपको स्लो चलना जरूरी है लेकिन लंबा चलना जरूरी है। राइट, जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, आपको बताया जा रहा है बार बार कि ये करो। अक्सर मैंने ये भी देखा है लोगों को कि लोगों का गोल डिफाइन रहता है, मैंने क्लियर कर लिया मुझे करना क्या है, तो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर ले, क्योंकि यहाँ वहाँ की बातें सुन लेते हैं ना। क्योंकि कोई अभी जैसे हाल ही में चल रहा है कि टपरिया टूल्स खरीद लो, हाँ 8 रुपए के भाव से 16 जंप किया, 16 से चल ही रहा है अभी आगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पूरा क्राउड एक जगह पे भाग रहा है अभी वहीं भागो, आप देखो कि और भी क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है आपके पास में। राइट, सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ही सब कुछ नहीं है। राइट, आपको ये चीज़ क्लियर रखो कि मेरा एक तो गोल डिफाइंड है कि मेरे को कल पैसा नहीं चाहिए, मुझे ये मेरे शादी के लिए चाहिए, या मुझे ये मेरे बच्चों के लिए चाहिए, या ये मेरे रिटायरमेंट प्लान। तो जब आप ये डिसाइड कर लोगे तो टेन्योर तो ऑटोमेटिक बढ़ गया, और जितनी देर आप बैठे रहोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ऐसे आप आज हम भी जब लोगों को सिखाते हैं कि ट्रेडिंग ऐसा करना है, तो ट्रेडिंग आपको बस एक छोटा पैसा बना के दे सकता है। कि अगर मैं 10 लाख 20 लाख भी लेके आऊँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि महीने का 20 लाख के हिसाब से लाख रुपये बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। मोटा मोटी आपको क्या देखना चाहिए कि 10% का रिटर्न अगर मेरे को भी मिल रहा है तो भी वो मेरे लिए काफ़ी है। मैंने अक्सर ऐसे कई लोग भी देखे हैं जो बहुत बड़े स्केल पे ट्रेड करते हैं, और वो सिर्फ 1% के लिए काम कर रहे हैं। महीने का 1% निकलना चाहिए, साल का 12% हो गया तो भी उसके लिए बहुत है वो। राइट, तो मैं लोगों को यही चीज़ समझाता हूँ कि ट्रेड करके आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते हो। ये तो बस ये है कि आपने आज ट्रेड किया, फिर कल लॉस होगा, फिर परसों ट्रेड करके प्रॉफिट, फिर लॉस। ये तो बस पैसा बनाने का जरिया है, रेजिंग द कैपिटल ट्रेड के पीछे रीजन है। लेकिन अगर आपको सच में पैसे वाला होना है तो आपको इन्वेस्टमेंट एक ऑप्शन। करेक्ट, तो गोल डिफाइन रखो, टेन्योर सही रखो, आएंगे वो टू। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट का मोड होना चाहिए। करेक्ट, ओके क्लियर। अब मैंने एक ये थोड़ा सा एक पर्सनल लेवल पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो करना है मालूम है, लेकिन मेरी जो सैलरी है वो भी 25,000 है, और फिर मेरे को स्टार्ट कैसे करना है उसको। अभी अगर आप अभी पुणे में अगर आप रह रहे हो तो अगर आपका 25,000 का सैलरी है, इसका मतलब आपको जो डेली नीड्स है वो ऑलरेडी वेल डिफाइंड है। मतलब मेरे को रेंट देना है, आपकी ग्रोसरीज हो गए, या फिर आप बाहर खा रहे वो हो गया। आजकल तो अभी स्विगी जोमेटो इतना ईजी हो गया है कि आप बस लिंक करो और घर पे आ जाएगा। राइट, तो वो इतना फास्ट लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हो गया। तो इस बीच बंदा पैसा बचाए कितना
और अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो कितना करे। और सबसे ज़रूरी बात कि स्टॉक ही ले लो या SIP कर लो, ज़रूरी नहीं है। आज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पहले ये समझो। और दूसरा, मैं लोगों को हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट एकदम से स्टार्ट कर लेना चाहिए। अगर मैं पैसा बना ही नहीं रहा हूँ ज़्यादा जो मेरे डेली नीड्स को पूरा कर पाए, तो मैं इन्वेस्टमेंट करके क्या करूँ। आपको क्या करना चाहिए, या तो फिर अपना आप जो करंटली 30-25 हज़ार कमा रहे हो उसको स्विच करो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे अभी आपने एक्सपीरियंस अच्छा गेन करी है, कहीं और जब सैलरी बढ़े फिर आप इन्वेस्टमेंट का सोचो। वहाँ भी जाके अगर आपका सैलरी 35-50 भी हो जाता है तो भी आप ये सोचो कि मैं 25 ही कमा रहा हूँ, और ऊपर का जो पैसा है वो आप इन्वेस्ट करो। तो ये मेरा पर्सनल फीडबैक है जो मैं लोगों को देता हूँ, या फिर लोग जो मैंने रियलाइज़ किया है, ज़रूरी नहीं कि अभी इमीडिएट करो। तो आपके केस में अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है कि बोलता है कि मेरे पास इतना लिमिटेड फंड है, तो आपका क्या सजेशन उसको रहता है कि आप अभी स्टार्ट करो या कहाँ करो, और स्टार्ट में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? इसका मैं एक अलग नज़रिया दूंगा। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों को, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, अगर फॉर एग्जांपल किसी का इनकम 25,000 पर मंथ है, तो साल का लगभग 3 लाख रुपए वो कमा रहा है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट कंसिडरिंग टुडेज इन्फ्लेशन। आज जो आप मेडिकल इन्फ्लेशन देखते हो, ग्रोसरी, रहने का, खाने का जो भी इन्फ्लेशन है, उसके हिसाब से अगर आप पुणे सिटी में सस्टेन करते हो आप और आपकी फैमिली, तो ये एक ही सैलरीड पर्सन है आपके घर में, एक ही ब्रेड विनर है, तो इट इज़ रियली वेरी टफ फॉर एनी फैमिली टू सर्वाइव। ये फैक्ट है। ओके, तो उसको पहले 2 चीज़ें करनी चाहिए। तो उसको फर्स्ट थिंग ये करना चाहिए कि उसको पहला एक्सपेंस मैनेज करना चाहिए। अब एक्सपेंसेस शुड बी विद इन कंट्रोल, डिफाइन और वो भी डिफाइन होना चाहिए, वो भी डिफाइन यस करेक्ट। तो एक्सपेंसेस मस्ट बी डिफाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, लोगों का प्रॉब्लम क्या रहता है कि लोग वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान नहीं देते। सी 95% पीपल in the world they do not focus on value creation. This is what I personally believe. This is my personal opinion. Value creation मतलब क्या है कि first of all आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका वैल्यू कितना बढ़ रहा है, हाँ, या सिर्फ आप प्राइस पे ट्रेडिंग कर रहे हो, हाँ, उसके बीच में अंतर समझने आना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि कुछ चीज़ 10 रुपये में खरीदो, 12 रुपये पे कल बेच दो, मुझे 10% 20% मिल गया, 1 महीने का भी मिल जाता है स्टॉक मार्केट में। ऐसा ट्रेंड होता है, बहुत ट्रेंडिंग स्टॉक रहते हैं, लोगों को उसका टेम्पटेशन होता है, क्योंकि दैट इज टेम्पटेशन, दैट इज नॉट इंस्टेंट मनी। वो वैल्यू क्रिएशन नहीं है। वैल्यू क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कंपेयर टू क्विक मनी। वैल्यू क्रिएशन के लिए वक्त लगेगा, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। उसके लिए आपको 5 साल 7 साल 10 साल देना ही होगा, क्योंकि वो जो कंपनी फॉर्म हुई है, हाँ, तो कंपनी फॉर्म होने के लिए उसके प्रमोटर ने भी उतना ही पेशेंस दिया है, उतना हार्डवर्क किया है, हाँ, तभी जाके उनका वैल्यू बना है। वैल्यू ओवरनाइट क्रिएट नहीं होता है। और सिमिलरली वही वैल्यू किसी भी इन्वेस्टर को, आई वुड से यंग इन्वेस्टर को स्पेशली, अपने जीवन में भी करना चाहिए। सी बिकॉज एज अ रिटेल इन्वेस्टर हर एक का एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू, हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं मेरे पास, वो ये नहीं सोचते कि उनका पर्सनल ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना है। अभी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंसेप्ट क्या है आपको बताता हूँ। ही लोगों की कि आप ये सब कैलकुलेटर इतना बेच पाओगे, ये आसपास है, ये वैल्यू जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू ये रही है, बिना किसी आप किसी भी आदमी की भी वैल्यू है, यस, जो उसको पता होना जरूरी है। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू किसी को अपनी रियलाइज होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिंग योर लाइफ। क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट भी क्यों करते हैं, बिकॉज वी वांट अ सिक्योरिटी इन लाइफ, राइट, टू सम एक्सटेंट। अगर मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक अच्छा खासा इनकम सोर्स है, मेरे पास प्रॉपर्टीज है, मेरे पास गोल्ड है, ये सब कुछ है, तो मुझे मेंटली तो एक पीस ऑफ माइंड एक तरीके से लगता है ना। लोग इसके पीछे भागते क्यों है, ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे भागते क्यों है, क्योंकि उनको लगता है सुकून मिलेगा ज़्यादा पैसा कमाने से, राइट। तो सिमिलरली उनका ह्यूमन लाइफ वैल्यू आज कितना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। अभी ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालेंगे कैसे, आपका जितना एनुअल इनकम है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू में कैलकुलेशन समझाता हूँ। किसी इंसान का इनकम 5 लाख रुपए है, लेट्स अज्यूम, पर एनम,
और उसका एज है 30, तो 30 एज के एज में 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 25 इज द ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ओके, तो उतना उसका टोटल लाइफ का वैल्यू है आज के समय में। तो वो उसका रियलाइजेशन उसको होना चाहिए सबसे पहले। सेकेंड थिंग इज वो कितना हेल्दी है, उसमें भी उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू डिपेंड करेगा, और उसका एज क्या है उस पर उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू डिपेंड करेगा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू लेट्स अज्यूम 2.5 करोड़ है, ओके, आज के समय में 2.5 करोड़ है, और उसका इन्वेस्टमेंट प्लान है 10 करोड़ का। वो सोच रहा है मैं 50,000 रुपये लगाऊंगा, मेरा ह्यूमन लाइफ वैल्यू 2.5 करोड़ ही है, मैं लगाऊंगा साल का 50,000, और वो एक्सपेक्ट करेगा उसका 10 करोड़ हो जाए, तो ये गलत है। सही बात यार, आप डाप रहे हो नहीं तो आपको निकलेगा। एग्जैक्टली, मतलब यू आर गेटिंग फूल्ड बाय समवन एल्स मार्केटिंग कैंपेन, दैट इज द ओनली रीजन। सीधे एक बार पैसा दे दिया तो फिर थोड़ी आपको ढूंढने वाला है, आप थोड़ी उसको ढूंढोगे। एग्जैक्टली, अगर आप आज देखोगे तो जब हम गूगल करते हैं मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, आप बस सर्च करना है हेल्थ इंश्योरेंस, कितने लोगों की कॉल आने आपको चालू हो जाएगी, क्या परेशान हो जाओगे। परेशान हो जाओ। फिर उसमें भी आपको किसी ने चिपका दिया, क्योंकि देखो अभी वो तो आपको जानता नहीं, ना ही आप उसको जानते हो। आप बोलोगे मेरे पास 50,000 है, इससे आपको मिल के दे ही देगा आपको। नहीं तो ये अच्छा है, 1 साल के बाद 10 साल के बाद जब आपको बता देगा कि 1 करोड़ हो जाएगा, आप भी फिर आप बोलोगे नहीं सही है, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लो। लेकिन टेक्निकली वो चीज़ वैलिडेटेड है कि नहीं ये तो पता होना चाहिए ना, और उसके जो पीछे जो टर्म्स कंडीशन है ये भी होना चाहिए। क्योंकि मैंने हाल ही में भी एक पॉलिसी का ये बंदा आया था मेरे पास में, और उसने हमारे वन ऑफ द क्लाइंट को भेजा है एक पॉलिसी। उसने बोला कि 30,000 आप भरो और वो 1 करोड़ के आसपास इन 25 ईयर्स हो जाएगा। स्टार्टिंग में उसने भरा, अब ये साल उसको प्रीमियम आया 3,40,000। अभी बंदा बोल रहा है कि 20,000 भरा हूँ और अभी अचानक से इतना कैसे आ जाता है। तो वहाँ पे टर्म ये था कि पहले साल का जो आपका प्रीमियम है वो 30,000 ही होगा, और उसके बाद आपको 3-3 लाख हर साल भरना है। ओके, तब जाके आप उसको 1 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 20,000 तो भर दिया, अब मैं 30 लाख क्या 3 लाख के आसपास तो भरूंगा नहीं, तो वो पॉलिसी वहाँ बंद कर दिया। तो ये जो बीच का पैसा गया ये तो हो गया ना लॉस, क्योंकि आपने इन चीज़ों को सही से सुना नहीं, क्योंकि आपको ब्रेन वॉश कर दिया गया था 1 करोड़ बता के, आप वहाँ फंस गए हो। तो इसका बैकग्राउंड चेक करना भी ज़रूरी है कि आप जो सोच रहे हो वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा, और प्रैक्टिकल बेसिस पे सोचो। आज के दिन अगर मुझे एक चाय का टपरी भी चालू करना है, तो अगर मैं 5 लाख लगा के स्टार्ट करूँ छोटा सा शॉप लेके, तो मैं दिन में कितना बना सकता हूँ? 15-20 हज़ार, बहुत हो गया तो 30,000 के आसपास। वहीं मैं अगर 5 करोड़ का लगा के कॉर्पस एक चाय का टपरी चालू करूँ, चाय का दुकान, तो मैं दिन में 1.5-2 लाख 3 लाख भी कमा सकता। अब यहाँ बेचना चाहिए है, प्रॉब्लम ये है कि आपने कितने का रिस्क लिया है। अब 5 लाख लगाने वाला और 5 करोड़ लगाने वाले का टेंडेंसी तो अलग अलग है ना, कैश इन्वॉल्वमेंट जाता है। वहीं अगर आप आज लाख रुपए लगा रहे हो साल का, तो 10 साल में बनेगा 10 लाख। 10 लाख का शायद कोई ऐसा कंपनी होगा जो आपको उसको 1 करोड़ बना के दे, क्योंकि 1000% का रिटर्न हो गया ना यहाँ, जो कि प्रैक्टिकल बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। बट देयर आर सम फर्म जो बोलते हैं कि आप इतना भरो, जैसे अभी हम जो रिसेंटली बात कर रहे थे कि 10 साल में आप इतना भरो, उसके बाद में फिर जो XYZ कंपनी है वो आपके बिहार पे भरेगा, एंड बाय 60-65 जब आपका एज होगा तो आपके पास में 1-1.5 करोड़ का कॉर्पस होगा। वो वेल एक्सप्लेन्ड है कि क्यों। अगर आपको जो उन्होंने बताया वैसे स्टेप फॉलो करना जरूरी है ना, तो जब आप 1 करोड़ डाल रहे हैं तो उसका आपको कुछ SW भी आ रहा है, आपने वो SIP में लगाया है, आप इसका लूप होल नहीं समझते, ये इसलिए उसको अलग जगह पे लगाया। सो यू आर मेकिंग मनी वर्क फॉर यू, आपने बस लगा के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है, उस पर आपका 1 करोड़ नहीं बनेगा। देयर आर सम रूल्स रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करना जरूरी है, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना जरूरी है। तो यार इसी के साथ में हम अभी रिसेंटली आपसे बात भी कर रहे थे कि आप एक इन्वेस्टमेंट फाइनल के बारे में बोल रहे थे कि ये ऐसे स्टेजेस होने चाहिए कि देन यू कम टू योर वेल्थ क्रिएशन पार्ट। तो वो थोड़ा सा मुझे डिफाइन करिए कि वो एग्जैक्टली क्या है, और वो यूज करके कितने हद तक मैं अपने आप को वेल स्टेबल रख सकता हूँ इन द मार्केट। क्योंकि ऐसा कुछ होगा तो नहीं कि आप 100% एक्यूरेट रहो या 100% ऑन मार्क रहो। देयर आर चांसेस कि आप थोड़े से प्लस माइनस हो सकते हो, लेकिन
जो डे टू डे लाइफ जैसा बढ़ चल रहा है, चीज़ें इतनी जो जल्दी हो जा रहे हैं कि आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आज के दिन को 20-25 साल का लड़का भी मर्सिडीज ऑडी लेके घूम सकता है, क्योंकि आपको बैंक लोन इतना दे ही दे रहे कि आप लो। बैंक की कमाई कहाँ पे है? आपको लोन दे के जितना इंटरेस्ट वो डालेगा उसके हिसाब से ही वो ग्रो करेगा। आज के दिन में आप जो कंपनी बैंक्स देखो, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक है, और उनका अगर आप टर्नओवर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बंदा कितना कमाया। हाल ही में मैं देख रहा था, जो ये बोलना नहीं चाहिए, उसको टिप कर देंगे, तो उसका जो टर्नओवर था वो था 1,55 करोड़। 1,55 करोड़ ये आपका टर्नओवर है, और ये लोगों ने प्रीमियम है। ये मतलब आपको चाहिए था लोन, आपने वो उसने आपको दिया, उसके अलावा उसके पास में 1.5 लाख करोड़ पड़ा हुआ। तो ये सारी चीज़ों को लेके आपको समझना ज़रूरी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो लोन बेस्ड ना हो। आप ये करो कि पैसा जमा करो, खुद के पास रखो, एंड देन थिंक अबाउट कि सही टाइम और सही जगह क्या है इन्वेस्टमेंट का। तो ये जो हम बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट फनल, तो ये क्या है और ये कैसे एक आम आदमी को मदद करता है वेल अपडेटेड रहने के लिए। अगर इन्फ्लेशन भी हो तो भी आई एम ओके विद दिस। अगर मैं इतना कर लूँ तो भी मैं रिटायरमेंट सस्टेन कर लूँगा। ये जो मेरे नीड्स है वो फुलफिल हो जाएंगे। यस, अभी इसको, ये जो फाइनेंशियल पिरामिड है जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूँ। फाइनेंशियल पिरामिड में फनल, आप फनल हो, फनल को ही थोड़ा सा इन्वर्ट कर दो तो वो पिरामिड बन जाता है। ओके, यस, पिरामिड। तो फाइनेंशियल पिरामिड, ये कंसेप्ट क्या है बेसिकली समझाता हूँ, क्योंकि मार्केट में हम लोग देखते हैं जब भी क्लाइंट को मिलने जाते हैं तो देयर आर डिफरेंट प्रोफाइल्स, सोशल, इकोनॉमिक, एज ग्रुप, ऑल दीज डिफरेंट प्रोफाइल्स आर देयर। तो ये अलग अलग प्रोफाइल के जो लोग रहते हैं ना, उनका बेसिकली आप कोई भी पोर्टफोलियो स्टडी करते हो, उनके पास कई सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। जैसे किसी के पास कोई शेयर है, म्यूचुअल फंड है, किसी ने गोल्ड खरीद रखा है, किसी ने सिल्वर खरीदा है, कोई सिर्फ प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है। कई सारे लोग रहते हैं कि वो देखते हैं हम लोग सिर्फ FD या पोस्टल स्कीम्स में ही पैसा लगाते हैं। ओके, हाँ, या बहुत सारे लोग आज भी है जो मेडिक्लेम लेना चाहिए या नहीं, इस कंफ्यूजन में रहते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि मेडिक्लेम में पैसा बर्बाद क्यों करूँ मैं, मुझे क्या हुआ है, मुझे कब हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। ओके, भगवान की इच्छा है वो बोले। यस, ऐसा भी रहता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ों से क्या होता है ना कि फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस अगर देखते हो किसी भी टाइम फ्रेम में देखते हो, मतलब आज एक इंसान है, उसका एज एग्जाम्पल 30 है या 40 है, 50 है, तो उसकी जो जिंदगी है नेक्स्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, वो एक जैसी नहीं होने वाली। उसका हर एक लाइफ का फेज अलग अलग होगा। ओके, तो उसके हिसाब से उसके जो सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, या रियल इस्टेट प्रोडक्ट है, या गोल्ड है, कुछ भी एसेट रिलेटेड है, उसका एक स्ट्रक्चर प्लान होना चाहिए। ओके, तो फाइनेंशियल पिरामिड, ये बेसिकली कंसेप्ट इसी के लिए है कि आपका एक स्ट्रक्चर्ड, आपका जो फाइनेंस है वो एक स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड होना चाहिए। अभी जैसे आप एक एग्जाम्पल देता हूँ। इमेजिन करो, आप एक पिरामिड इमेजिन करो। पिरामिड का बेस जो है ना, बेस पे आपका कैपिटल प्रोटेक्शन है। ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में करनी है, देन दैट इज कैपिटल प्रोटेक्शन। ओके, यू मस्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल इन एनी मार्केट सिचुएशन। सेकेंड, आपका जो प्रायोरिटी आएगा पिरामिड में, तो दैट इज जनरेटिंग अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम एंड मेकिंग अ रेगुलर सेविंग हैबिट। ओके, अभी रेगुलर सेविंग हैबिट कैसे होती है? पहले के ज़माने में लोग जैसे गोल्ड में निवेश करो, FD करो, पोस्टल स्कीम करो, या लोग ट्रेडिशनल पॉलिसीज खरीदते हैं, कुछ या गुल्लक में पैसे डालते हैं। दैट दिस आर ऑल सेविंग मेथड, बट वी आर नॉट दैट इन दैट एज नाउ, वी आर इन 2025। ओके, 21वीं सदी का एक क्वार्टर खत्म कर चुके हैं हम, ये समझना है। तो आज के ज़माने के सेविंग सॉल्यूशंस अलग है कंपेयर टू जो होते थे 50 साल पहले, 100 साल पहले। ओके, तो वही ट्रेडिशन आपको कंटिन्यू नहीं करना है। यू हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट। ओके, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट टू सेव व्हाट यू हैव एंड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। ओके, लोग ये भूल जाते हैं
हाँ, बहुत हम लोग, मैं एग्जाम्पल्स देखता हूँ बहुत सारे लोग कि कोई एक आदमी रहता है, वो गांव से आता है, वो स्ट्रगल करता है, एक अच्छा खासा इनकम बिजनेस सेटअप करता है, घर लेता है, सब कुछ लेता है, हाँ, बट एट द एंड क्या होता है, ये सब कुछ अचीव करने के बाद सी इम्पोर्टेंस कैपिटल प्रोटेक्शन की तब आती है जब आप उस कैपिटल को अचीव करते हो। अगर आपके पास कैपिटल है ही नहीं, आपको अचीव करना है, तो आपको कैपिटल प्रोटेक्शन का महत्व नहीं समझेगा। ओके, समझो किसी ने 5 करोड़ कमाए, समझो किसी ने 10 करोड़ कमाए, तो उसी को महत्व समझेगा कि उसका कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। तो उस पिरामिड का जो सेकंड स्टेज है, दैट इज सेविंग्स एंड जनरेटिंग सेकंड इनकम सोर्स फ्रॉम योर सेविंग्स, एंड थर्ड एट द टॉप मोस्ट इज वेल्थ क्रिएशन, कि आप जो सेव कर रहे हो, आप जो प्रोटेक्ट कर रहे हो, उससे भी आपका वेल्थ क्रिएट होना चाहिए। ओके, तो इसमें प्रोडक्ट्स कौन से आता है कैपिटल प्रोटेक्शन में? जैसे आप देखते हो टर्म प्लान, मेडिक्लेम, क्रिटिकल इलनेस कवर। अभी क्रिटिकल इलनेस कवर ये है कि प्रोटेक्शन है अभी जहाँ पे आपको पैसे लगने वाला तो लगा नहीं है, मैंने पैसा बचा रखा है कि अगर मैं टर्म प्लान ले रहा हूँ या हेल्थ प्लान ले रहा हूँ, तो वहाँ जो हॉस्पिटल में 15-20 लाख लगने वाला था, आपने 10-12 हज़ार का प्रीमियम भर के वो पैसा बचाया है, तो दैट टर्म इज एज कैपिटल प्रोटेक्टेड प्लान। यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो थैंक यू सो मच। ये बस पार्ट 1 है हमारे पॉडकास्ट का। पार्ट 2 हम बाद में लाएंगे, लेकिन डिपेंड करेगा आप लोगों के सपोर्ट से। अगर आप लोगों को ये काम हमारा पसंद आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, अगर आपको जेन्युइनली वो अच्छा लग रहा है, तो नीचे कमेंट करते चले जाना पार्ट 2, उसके बाद ही पार्ट 2 आने वाला है, वरना इतना मेहनत करने का फ़ायदा क्या है। अभी ये अगर आप पॉडकास्ट देखोगे तो लगभग 1 घंटा 40 मिनट के आसपास पहुंच गया है, तो ये बस अभी 31-32 मिनट्स के आसपास का ही वीडियो है। अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो आपको आपका सपोर्ट दिखाना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको और भी कोई सवाल है, अगर आपके कुछ क्यूरी है, तो नीचे कमेंट करते हुए चले जाना आस्क शिवांश, और उसके आगे अपना कमेंट या आपका जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप कर देना, ताकि वो हमें इजीली मिल पाए और हम ये समझ पाए कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद ही उस पर कमेंट किया है। तो ये कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, #आस्क शिवांश, ASK शिवांश, और नीचे अपना कमेंट ड्रॉप करते हुए चले जाओ। हम आपको जल्द से जल्द उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। मैं मिलूंगा ऐसे किसी अगली वीडियो में आपको, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।